जब से साइंस ने तरक्की किया तो इनके इनके धुएं निकल गए हैं। अच्छा, तो बात ये है कि एक तरफ इटर्नल कहते हैं और एक तरफ ये बात कहते हैं, ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कैसे मुमकिन है? अच्छा, दूसरी बात ये है, साइंटिफिकली ये एक ब्लंडर है, साइंटिफिक एरर है। इस तरतीब से अगर आप समय को काउंट करें तो मैथमेटिकल ये ओरिजिनल साइंस के साथ ये कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा। कैसे? धरती को ये कह रहे हैं कि 1 अरब 96 करोड़ और कुछ हजार साल गुजर चुके हैं। ठीक है, अगर मैं वेरी प्रिसाइज कर लूं तो मैंने एक बार पहले भी जो मेरे पास ऋग्वेद आदि भूमिका पढ़ी है हार्ड कॉपी में, मैंने उससे पढ़ा था कि यहां पर एग्जैक्ट लिखा है 1 अरब 96 करोड़ 8,52,976 बरस। 1 अरब 96 करोड़ 8,52,976 बरस, और ये भी 150 साल पहले लिखी हुई किताब है, 150 साल पहले। तो राउंड फिगर आप कर लें, 76 बरस की बजाय आप कर लें यार 150 पर डाल दें तो हजार कर लें, 52,000 की बजाय 53,000 कर लें, राउंड फिगर कर लें 53,000, यानी 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000, 53,000 साल ये पूरा ये कह रहे हैं। और उसकी काउंटिंग कैसे की है अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूं तो बोरिंग है। यानी इनके यहां बड़े 4 युग माने जाते हैं, ठीक है, जिसको आप सतयुग, कृता युग भी कहते हैं, कलयुग, आपको पता है जो सारे युग इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं भी उस तरफ डिटेल में नहीं जाना चाहता। उस एतबार से भी मनुस्मृति अध्याय 1 श्लोका 68 से लेकर अगर 79 80 तक पढ़े, ठीक है, उसमें किस तरीके से जो ब्रह्म दिन है, ब्रह्म दिन और ब्रह्म रात की जो अमाउंट है डेज की और सालों की, उसको काउंट किया हुआ है। किसी दिन मैं उसका चार्ट बना के ना आपके सामने रखूंगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कितने साल, किस तरीके से ये एक मैथमेटिकल एरर है इनके सालों के एतबार से, कि कैसे मनुमंत्री कितने साल हैं, मन्वंतरों की तादाद कितनी है, और सिंधी संध्यांश की तादाद कितनी है, युगों की तादाद किस तरह ये काउंट करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मनुस्मृति अध्याय 1 और श्लोका 69 में लिखा है 4,000 बरस का कृत युग यानी सतयुग होता है जो पहला युग, और इसके इतने ही 100 बरसों यानी 400 बरस की संधि और इतना ही यानी 400 बरस का संध्याश होता है। इसको मैं फिर किसी दिन एक्सप्लेन करूंगा, मगर आगे बढ़ता हूं। खैर, सवाल ये उठता है कि इतने बरस गुजरे हैं, 1 अरब 96 करोड़ 53,000 साल इतने गुजरे हैं। सवाल ये उठता है कि दुनिया की जो कार्बन डेटिंग की गई है, दुनिया की एज की, ये जो धरती पृथ्वी है, इसको तो 3.5 अरब से 4 अरब साल गुजरे हैं, और ये अपने युगों के मुताबिक काउंट कर रहे हैं तो वो कितने हैं 1 अरब 96 करोड़। और दुनिया की जो साइंटिफिक कार्बन डेटिंग की गई है उसका अप्रॉक्स ड्यूरेशन और टाइम स्पैन क्या है, बिटवीन 3.5 बिलियन से 4 बिलियन साल, 3.5 अरब साल से लेके 4 अरब साल तक। ओए होए 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 होए, धजियां उड़ गई इनकी, धजियां। तो वेदास किधर थी हैं? अगर धरती के साथ वेदास आई हैं, क्योंकि स्वामी जी ने धरती की उम्र को और वेदास की उम्र को सेम लिखा है कि इन पर एक ही समय गुजरा है। ये एक बहुत बड़ा एरर था। ये तो होगी बेस। अब हम डाइव करने लगे हैं वेदास के अंदर, और यहां से मैं रेफरेंसेस का आगाज करने लगा हूं जहां से आपको पता चलेगा कि क्या वाकई वेदास इटर्नल हैं। देखें, याद रखें, हमें किसी किताब के क्लेम करने के लिए, मैं हिंदुओं से मुखातिब हूं जो कॉमन सेंस यूज करते हैं, जो लॉजिकल बंदे हैं, न्यूट्रल बंदे हैं, थोड़ा ठंडे दिमाग है, ठीक है, मगर जिनका दिमाग इस्लाम की दुश्मनी के अंदर माउफ हो चुका है, जिनका फ्यूज इस्लाम की दुश्मनी और इस्लामोफोबिया की वजह से उड़ चुका हुआ है, ठीक है, तो उनका उनका तो कोई इलाज नहीं हो सकता। तो मैं अब नॉर्मल हिंदू से बात करना चाहता हूं। 1 मिनट के लिए सोचें, आपके गुरुओं ने पहले प्रीडमेन और प्री प्रीजुडिस जिसे कहते हैं, पहले से ही अपना एक अकीदा बनाया। ये अकीदा बनाया कि किताब सच्ची वो होगी जो सबसे पहले होगी, समय के शुरू पर। हालांकि ये किसी जगह पर भी नहीं लिखा हुआ, ना वेदा में लिखा है। वेदास के बारे में ना सबसे पहले, वेदास तो कहती नहीं है मैं सबसे पहले हूं, उसने तो वो क्लेम ही नहीं किया हुआ है। अच्छा, अगर किया भी है, अगर किया है और उसके बरअक्स हम दिखा दें तो कॉन्ट्रडिक्शन निकल आएगा।
अच्छा, कुछ लोग नीचे कह रहे हैं 4.5 बिलियन और 4.6 बिलियन कह रहे हैं। हाँ, मैंने एक जगह पर पढ़ा, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था काफी अर्सा पहले, 3.5 से 4 बिलियन तक उन्होंने बताया, तो आप 4.6 बिलियन कर लें, यानी ज्यादा ही बढ़ गया ना, छेद बड़ा हो गया। मेरे वाला छेद थोड़ा छोटा था, आपका छेद बड़ा हो गया इनमें, है जी। तो बात छेद बढ़ाने वाली बात है। 4.5 या 6 बिलियन मान लें, मुझे उस पर कोई इतराज नहीं है, छेद बढ़ा के हो जाएगा। तो वेदास इतनी पुरानी ये खुद नहीं मान रहे और अपने युगों की कैलकुलेशन के मुताबिक नहीं मान रहे। अच्छा, अब आगे चलें। मॉडरेटर से मैं गुजारिश करता हूं कि थोड़ा एक्टिव रहें। अब हम आगे चलने लगे हैं, तो नॉर्मल हिंदू से मेरा सवाल यहां पर यह है, ओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नंबर 1, क्या वेदास ने क्लेम किया है कि वो इटरनल हैं या वो शुरू से हैं? चलो 1 मिनट के लिए मान लिया वेदास ने क्लेम किए हैं, आप दिखा भी दोगे इधर उधर से ट्रांसलेशन चेंज करके, वर्डों की हेरफेर से दिखा दोगे, नो प्रॉब्लम, मान लेते हैं। तो इन मंत्रों का, इन श्लोकों का क्या करना है जो मैं भी आपके सामने रखने लगा हूं? इनका क्या करना है? सवाल तो यह है जी। छेद की बात तो यह है कि इनका क्या करना है, क्योंकि ये तो बता रहे हैं कि वेदास के ऊपर समय का असर हुआ है, इफेक्ट ऑफ द टाइम, इफेक्ट ऑफ ग्रेजुअलिज्म। आहिस्ता आहिस्ता धरती के हालात तब्दील हुए तो वेदास में कई श्लोकों का इजाफा होता है और उन मंत्रों की जो लैंग्वेज है वो बताती है कि वेदास धरती के शुरू में नहीं आए थे, बल्कि हालात बदलते गए तो लोगों ने लिखे। ये मेरा दूसरा टॉपिक होगा कि हु वर द राइटर्स या हु रोट वेदास या वैदिक स्क्राइब्स, वैदिक राइटर्स। ये मैं बाद में करूंगा कि किन ऋषियों ने लिखा। अभी तो मैं बात कर रहा हूं एटर्निटी ऑफ वेदास पे, वो तो मैं बाद में जाऊंगा कि लिखा किन्होंने, मगर अभी मैं कह रहा हूं इनके इंटरनल एविडेंस और इंटरनल आपको ये चीज मिलती है कि पता चलता है कि वेदास के अंदर से ये गवाही मिल रही है कि ना 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 ना, ये तो शुरू से हो ही नहीं सकती। तो अब बकायदा मैं हवालों का आगाज करने लगा हूं। पहला हवाला कि वेदास शुरू से नहीं है, ऋग्वेदा का। आपके सामने ऋग्वेद है, इसका मंडल 1 सोकत 39 है और मंत्रा है दूसरा। संस्कृत भी लिखी है, रोमन में संस्कृत भी लिखी है और इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। किसी को मसला है वो संस्कृत देख ले और बता दे, ठीक है। यहां पर क्या चीज बयान हो रही है जिसकी तरफ हमने तवज्जो करनी है? याद रखें, अगर ये शुरू से हैं और ऐसे ही हैं तो यहां पर उन हालात की बात कैसे हो सकती है कि जो हुए ही नहीं, और ऐसी सेंस में कैसे हो सकती है कि जैसे इससे पहले कोई था ही नहीं। जब इससे पहले था ही नहीं तो उन हालात के बारे में बात कैसे हो रही है? और अगर यहां से शुरुआत हुई है तो सवाल ये हो रहा है कि ये कहा किनको जा रहा है? और अगर जब ये कहा गया था, वेदास आई थी, ये मेरे सारे सवाल तवज्जो सुने, जब ये कहा गया था ये शुरू में थी, तो तब तो जंग के हालात ही नहीं थे, तो इनको प्रैक्टिस कौन करता था? ये वो सारे सवालात हैं जो उठेंगे वेद की एटर्निटी के क्लेम के ऊपर। आप वर्स पढ़ लें, मंत्रा कहते हैं स्ट्रॉन्ग बी योर वेपन्स फॉर ड्राइविंग अवे योर फोज। अपने दुश्मनों को दूर करने के लिए तुम्हारे जो वेपन्स हैं, तुम्हारा असलहा जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग बी योर वेपन, स्ट्रांग हो जाए, यानी एक प्रार्थना की शक्ल है। सवाल ये उठता है कि वेदांत अगर शुरू में थे तो उस वक्त असले की जरूरत क्या थी? असले की उस वक्त जरूरत क्या थी और ये किसको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? सवाल तो ये है, फर्म इन रेजिस्टिंग देम, अपने दुश्मनों को रोकने के लिए, उनसे रक्षा के लिए मजबूत हो जाओ। दुश्मन कहां से आए? अभी तो अभी तो आपके वेदास जो हैं, अब पहले मेरा पहला चैप्टर देख लेना, ओरिजिन ऑफ वेदास, तो आपको पता चल जाएगा। उसमें तो समझ ही नहीं आ रही कि ये ब्रह्मा को कहा जा रहा है, ईश्वर खुद को कह रहा है, या ये 4 जो ऋषि थे या जो देवता थे उनको कहा जा रहा है, और किस वक्त कहा जा रहा है, और किससे वो जंग लड़ रहे थे, और कौन से उनके दुश्मन थे? वेदास के शुरू में ही, ये तो सबसे पहले थी। आगे, योर्स बी द स्ट्रेंथ दैट मेरिट्स प्रेज, नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्रीचरस मॉर्टल। स्ट्रेंथ तुम्हारी, ताकत तुम्हारी ही हो, ना कि दुश्मन की। दुश्मन की ताकत ना हो, तुम्हारी हो। तो दुश्मन कहां था? वेदास तो शुरू में से थे, तो दुश्मन कहां से आ गया? यानी वेदास के ये मंत्रास एक नक्शा खींच रहे हैं ऐसी दुनिया का
कि जिसमें आबादी पॉपुलेशन इस दर्जे तक पहुंच चुकी हुई थी कि बाज लोग बाज के साथ दुश्मनी करते थे, उनके साथ जंगें लड़ते थे, उनके मसले आते थे, उनमें पॉलिटिकल क्लैशेस थे, सोशियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको आपस में टकरार करना पड़ता था, लड़ना पड़ता था, रक्षा करनी पड़ती थी, लिहाजा उनको ये बातें कही गई। ये तो साफ पता चल रहा है। आगे चलते हैं। अब जो आगे का मैं हवाला देने लगा हूं वो उससे बड़ा ब्लंडर है, ऋग्वेदा के हवाले से। बड़े गौर से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, बड़े गौर से। ये जो हवाला मैं आपको अब देने लगा हूं, यहां यह कहा जा सकता है कि ये फ्यूचर में आने वाली जो जंग होगी उसके बारे में बात की जा रही थी कि फ्यूचर में जब तुम इतने बड़े हो जाओगे, जब तुम्हारे को दुश्मन हो जाएंगे तो तुमने उससे बचाव करना है। कोई ये कह सकता है, यानी कोई सनातनी यहां आके इस चीज का ये जवाब दे सकता है कि ये ईश्वर ने वेद के अंदर लिखा था ताकि ईश्वर को ज्ञान था, वो तो अंतर्यामी है, आलिमुल गैब है, ऑल नोइंग है, तो उसको पता था कि फ्यूचर के अंदर ये लोग आपस में जंग लड़ेंगे, तो मैं उनके लिए ये प्रार्थना लिख देता हूं। कॉमन सेंस काम करता है। आपको बड़ी मजे की चीज लगती है कि हाँ बात तो बन रही है, मगर मसला इस आयत में, इस मंत्र में आने लगा है जो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं। ठीक है, इस मंत्र के अंदर ये जो मंत्र आने लगा है आपके सामने, इससे आपको पता चलेगा कि वेदास कभी भी इटर्नल हो ही नहीं सकते, क्योंकि साफ इन मंत्रास के अंदर पता चलेगा कि हालात के बदलाव ने, चेंज ऑफ द टाइम्स, सर्कमस्टांसेस, एनवायरमेंट, सिचुएशंस ने वेदास को किस तरीके से इफेक्ट किया और उसके वाकयात को बयान किया। आप देखें जरा, ये ऋग्वेदा मंडल 1 है, सोकत 126 और मंत्रा है 1। उसमें एक बादशाह का जिक्र किया जाता है जो भाव्या है, मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है संस्कृत के अंदर भी और नीचे भी। उसकी तारीफ की जा रही है, कहा यह जा रहा है, आई रिपीट विद अ विलिंग माइंड द अनरिलक्टेंट प्रेजेस ऑफ भाव्या डिवेलिंग द ई बैंक्स ऑफ द सिंधु। यानी सिंधु दरिया जो है, यह जो इलाका है जिसको सिंध कहते हैं, क्योंकि पहले इस सारे एरिया को सिंधु कहा जाता था, बाद में ये हिंद 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 बना, सिंध से हिंद बना। ठीक है, ओरिजिनल नाम तो इसका सिंध था। तो सिंध के सी शोर के ऊपर जो लड़ाइयां लड़ी जा रही थीं, उस बादशाह की तारीफ की जा रही है। सोचने की बात यह है कि वेदास अगर शुरू से थी तो ये बादशाह तो बाद में आया होगा, कि ये वेदास से पहले जंगे लड़ रहा था। वेदास में इसका जिक्र क्या मिल रहा है और हिस्टोरिक एविडेंस के तौर पर मिल रहा है, ये तो होने नहीं चाहिए था। यह है सवाल कि वेदास अगर शुरू से थे तो हिस्टोरिक पर्सनालिटीज के और फ्यूचर में जो वाकयात हो रहे हैं उनका जिक्र उनके अंदर क्या कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जिस वक्त वेदास को लिखा जा रहा था उस वक्त के जो वाकयात हो रहे थे उनके मुताबिक वेदास के हिम्स को कंपोज किया गया। इसको मैं अगले पार्ट के अंदर क्लियर करूंगा एविडेंसेस के साथ। ठीक है, अभी आपको समझाना जरूरी है कि भाव्या क्या था, इसको थोड़ा सा हम एविडेंस के जरिए, मगर पहले पूरा रेफरेंस पढ़ लें ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। ये देखें, भाव्या हैं, उनके बारे में तारीफ करने की, जो सिंधु नदी के पास जंग कर रहे थे और अनडिफीटेड थे, अ प्रिंस ऑफ अनइक्वल्ड माइट, डिजायरस ऑफ रिनाउन, हु हैज enabled मी टू सेलिब्रेट 1000 sacrifices। एक ऐसे वाक्य की बात हो रही है जो यकीनन फ्यूचर के अंदर हुआ था। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वेदास इटर्नल थी ये फ्यूचर में हुआ, अगर इटर्नल नहीं थी तो ये वाक्य उनके अंदर मौजूद है। जारी बात है, हिस्टोरिक एक रेफरेंस के तौर पर वेदास के अंदर जो हालात चल रहे थे उनको कोट किया गया। नीचे कमेंट्री की है, कमेंट्री बाय सायाना है। सायाना आपको पता है, सायाना जो महर्षि हैं, ये बहुत बड़े कमेंटेटर हैं ऋग्वेदा के, और इन्हीं की कमेंट्री आज जितनी भी दुनिया के अंदर ऋग्वेद की कमेंट्री चल रही है वो सायाना के हवाले से चल रही है। और गालबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 13th या 14th सेंचुरी के हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अगर मैं गलत हुआ तो मुझे कोई ठीक करवा दे। यानी 13th या 14th सेंचुरी जो ईसवी है, ठीक है, क्रिश्चियन कैलेंडर, उसके मुताबिक ये करके गए। और इसी की जो कमेंट्री है उसको मैक्स म्यूलर जो है जर्मनी के जो ओरिएंटलिस्ट थे उन्होंने ट्रांसलेट की है, इसी की कमेंट्री को सायाना की। वो क्या लिखते हैं ये जानना बड़ा जरूरी है भाव्या के बारे में। ठीक है, ये देखें, वो कमेंट्री करते हैं ऋग्वेदा भाष्या में। सयाना जो फर्स्ट कमेंटेटर है ऋग्वेदा के, वो कहते हैं भाव्या इज इक्वल टू या सवान्या। सवान्या, सवान्या जो हैं ये भाव्या के बेटे थे। सवानिया जो हैं
ये भाव्या के बेटे थे। और भाव्या कौन था? ये एक किंग था। और इसके बाप का जिक्र भी आपको मिलता है। आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे, भाव्या को सर्च करेंगे इन द ऋग्वेदा, उसको अप्रिशिएट किया गया। मैं आगे आपको दिखाने लगा हूं, ठीक है। और आगे देखें, सिंधु आदि संस्कृत के अंदर जो लिखा है ऊपर भी, सिंधव आदि कस्यतो भवस्या, ठीक है, भवस भव्यस्या, जो संस्कृत में लिखा है उसका उन्होंने ट्रांसलेशन किया है कि अपॉन द सिंधु, इधर द रिवर सिंधु और द सी शोर। अब आपको बताते हैं भाव्या कौन था जो इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है।